Hello, my dear students. In this video, we are going to continue our Science and Technology Part 2, Chapter 1st, Heredity and Evolution. We have already finished one part, the first part of this chapter, and in which I gave some introduction of heredity या introduction of genetics means gene, DNA. Okay, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था. DNA क्या होता है, जीन क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है वगैरह वगैरह. यानी ऑल टुगेदर देखा जाएगा तो क्रोमोसोम्स एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहता है और क्रोमोसोम्स मतलब बहुत सारे डीएनए ट्विस्ट किया हुआ रहता है. डीएनए यानी एक बहुत लंबा लॉन्ग एक डबल स्ट्रैंडेड पार्ट होता है. ओके, डीएनए का एक हिस्सा जो एक स्पेसिफिक काम करता है, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बने हुए हैं उसे एक जीन कहते हैं. वैसा डीएनए में बहुत सारे जीन इंक्लूडेड है. तो इतना सब हमने देखे थे. सो बच्चों, हम अभी हमारा टेक्स्ट बुक में जाते हैं. फर्स्ट लेसन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. पहले हम हेरिडिटी के बारे में देखेंगे. हेरिडिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इवोल्यूशन. सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं. फर्स्ट वन इज which component of cellular nucleus of living organisms carries hereditary characters. हेरिडिटरी कैरेक्टर यानी हमारे पेरेंट्स में से हमें क्या क्या कैरेक्टर, क्या क्या स्पेशल गुण हमें मिलता है, क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर आता है. यानी हम हमारे पेरेंट्स के जैसा थोड़ा बहुत दिखते हैं. थोड़ा बहुत दिखते हैं मतलब कुछ तो हमारे पेरेंट्स के बॉडी में से हमारे बॉडी में मिल गए हुए आ गए हुए हैं. तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, यानी किसके थ्रू, न्यूक्लियस का कौन सा ऐसा चीज़ है जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन से या एक मीन्स पेरेंट में से बच्चों में पहुंचा देते हैं, किसके थ्रू होता है. आंसर इज डीएनए. ओके, फर्स्ट वाले का आंसर हुआ डीएनए. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny. What do you mean by progeny? Progeny means child, संतान. उसको और एक वर्ड हम साइंस में देखते हैं ऑफ स्प्रिंग, OFFSPRING. ये प्रोजेनी या ये ऑफ स्प्रिंग दोनों सेम है, मीन्स चाइल्ड, बच्चे. सो व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, यानी वो ट्रांसफर का प्रोसीजर पेरेंट्स से जो क्वालिटीज़ बच्चों में प्रोजेनी में जो ट्रांसफ़र होता है, कौन से क्वालिटीज़, कौन से कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर एंड मेंटल कैरेक्टर. फिजिकल कैरेक्टर मीन्स दिखने में किस तरह है, दिखने का जो क्वालिटी, जैसे कि हमारे पेरेंट्स में से किसी का बाल जैसा है वैसा बच्चे का बाल भी हो सकता है, या फिर नोज़ का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम हो सकता है. ओके, तो ये सब हुआ फेस का जो शेप है वगैरह, बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ है जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं. मेंटल कैरेक्टर्स मतलब अभी समझो कि हमारे पेरेंट में, मतलब आपके पेरेंट में कोई बहुत ही गुस्से वाले, तो आपको भी गुस्सा आता है. तो कभी लोग बोलते हैं देखो बिल्कुल पापा पे गया है, पापा का वैसे ही गुस्सा बेटे को है. या बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं बोल्ड इंसान है पापा, और बेटा भी वैसा, तो बोलेंगे देखो बहुत ही बोल्ड है. या ऐसा ये जो क्वालिटीज़ या ये जो मेंटल कैरेक्टर, ये सब जो ये प्रोसीजर को क्या कहते हैं, जो ये ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसीजर हो गया हेरिडिटी. Okay, that is heredity. Second one is heredity. Now the third one is which are the components of DNA molecule. DNA molecule का components क्या है, that I have explained you in the last video. Last video में आपको मैंने बता दिया था. Okay, now heredity and hereditary changes. You know that here heredity is the mistake है, heredity नहीं होता है, heredity is a single word. Heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. Heredity means biological character, यानी ये जो physical, mental सभी character एक generation में से दूसरे generation में transfer होना, through, via means through genes, that is called heredity. Johann Gregor Mendel is pioneer of the modern genetics. एक्चुअली ये जो काम है, ये जो हेरिडिटरी यानी किस तरह ये पेरेंट्स के जैसा बच्चे दिखते हैं, या ये सिमिलैरिटी क्यों आगे आगे होते जा रहा है, इवोल्यूशन क्यों हुआ है, ये सभी का जो रीज़न का स्टडीज़ पहली बार
किसने किया है? जोआन ग्रेगर मेंडल ने किया है। तो इस वजह से ये जो मेंडल को यानी ग्रेगर मेंडल को, जोआन ग्रेगर मेंडल को पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ जीन। जीन का, हेरिडिटी का जो स्टडी होता है दैट इज जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स का पायनियर मीन्स द फर्स्ट पर्सन टू डू सम स्पेसिफिक वर्क। तो किसको बुलाया जाता है? जोआन ग्रेगर मेंडल। Around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusions of his research about heredity. इन्होंने करीब 1886 के पीरियड में काम करना चालू किया है हेरिडिटी के बारे में स्टडी करने के लिए, पर इतना आसान नहीं था। इन्होंने पहले प्लांट्स, पी प्लांट वगैरह है ना, पी प्लांट यानी जो वटाना का झाड़ होते हैं उसको, उसमें स्टडी किए। लास्ट ईयर का साइंस के जो हेरिडिटरी के पोर्शन में आप ये सब पढ़ते हैं। बहुत सारे सालों का मेहनत उनको लगा ये हेरिडिटी के बारे में कुछ कंक्लूशन में आने के लिए। इन 1901 the reasons behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Rice. ह्यूगो डे राइस नाम का जो साइंटिस्ट लोगों ने एक न्यू थ्योरी लाया 1901 में, दैट इज द म्यूटेशनल थ्योरी। ओके, म्यूटेशनल थ्योरी, वो थ्योरी या वो नया डिस्कवरी के वजह से कुछ आइडिया, कुछ रीजन पता चला कि ये क्यों ये चेंजेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन में ये स्लाइट चेंजेस क्यों होते रहता है। मीनवाइल इन 1902 Walter and Sutton observed the paired chromosomes in the cells of grasshopper. Until then it was not known to anyone. जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेयर्ड क्रोमोसोम्स वगैरह आपको उसका पिक्चर भी दिखाए थे, इमेज दिखाई थी, वो पेयर्ड क्रोमोसोम होता है, ऐसा कुछ चीज़ें होती है, ये सब पहले पता ही नहीं था। इवन ग्रेगर मेंडल भी अपना इतना स्टडीज़ वगैरह करने के टाइम पे उनको भी कुछ आइडिया तभी स्टार्टिंग में नहीं था। और ये 1901 में ये जो म्यूटेशनल थ्योरी लाया तभी भी ये हुआ नहीं, पर 1902 के करीब 1902 होते होते दो साइंटिस्ट लोग, वॉल्टर और सटन, दोनों मिलके ग्रास हॉपर के अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम पाया, देखा। ओके, जो तभी तक कोई आइडिया नहीं था जिसके बारे में किसी को भी। Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. देखो, एक साइंटिफिक फील्ड में ऐसा होता है, या कोई भी नॉर्मली हर इंसान को ऐसा होता है कि कुछ एक नॉलेज मिलता है तो इंसान का एक क्यूरियोसिटी रहता है उसके बारे में और स्टडीज़ करने का। तो जब ये आइडिया मिल गया ये ग्रासहॉपर का जो क्रोमोसोम वगैरह मिलने का, तो धीरे धीरे जैसे साइंस आगे आगे बढ़ने लगे तो रिसर्च स्टार्ट हो गया। बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च में लगे पड़े, किसके लिए? द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फाइंड आउट करने के लिए, मतलब क्या है, क्योंकि एक आइडिया मिल गया कि जीन्स आर कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या अदर जनरेशन वाया क्रोमोसोम, थ्रू क्रोमोसोम। ये आइडिया मिलने पर जेनेटिक्स के बारे में जो स्टडी है वो स्टडी को एकदम फुल स्विंग में स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट हो गया, बहुत सारे रिसर्चर्स आगे आए। थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ऑसवाल्ड एवरी, Maclean McCarthy and Colin MacLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as genetic material. तो करीब कभी कितना कौन सा साल तक पहुंच गए होते होते 1944। यू कैन इमेजिन सी हाउ मेनी इयर्स पास्ट। ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, ट्रायो मीन्स थ्री, तीन साइंटिस्ट लोग एक साथ मिलकर स्टडी किए, रिसर्च किए। उस साइंटिस्ट लोगों का नाम दिया हुआ है ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैक्कार्थी और कॉलिन मैक्लियड। ये इतने लोग मिलकर ये फाइंड आउट किया कि वायरस को छोड़कर, वायरस सुनने में आप आज के तारीख में बहुत ही झटका खाते हैं क्योंकि सभी लोग वायरस से ही फ्रीज होकर बैठे हैं, तो वायरस के अंदर छोड़कर बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए है सबसे मेन जेनेटिक मटेरियल जिसके थ्रू हेरिडिटरी पास होता है, हेरिडिटी होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पास होता है। ओके, तो वायरसेस में फिर क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? नथिंग बट आरएनए, और कुछ नहीं है। क्या है? आरएनए, यानी सिर्फ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आर यू फॉलोइंग मी? नाउ इन 1961 और भी साल आगे गए, द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट
यानी जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करने वाला एक फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रांकोइस जेकब एंड जैक मोनार्ड, दो साइंटिस्ट लोग, एक फ्रांकोइस जेकब एंड जैक मोनार्ड proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? एक्चुअली डीएनए के मदद से प्रोटीन क्रिएट होंगे, स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स बॉडी में क्रिएट होंगे, तो वो प्रोटीन डिसाइड करेगा कि हमारा फंक्शन कैसा चलना है, बॉडी के फंक्शन, बॉडी का शेप, बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा मेंटल एंड फिजिकल क्वालिटीज़ और बहुत सारे और भी वर्क, यानी कि अभी समझो हमने खाना खाया, कितना इंसुलिन प्रोड्यूस होना है, ये सभी कुछ, सभी फंक्शंस अगर मेंटेन रखना है, प्रॉपरली चलाना है, तो डीएनए के अंदर का प्रोटीन्स एक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटीन्स क्रिएट हुआ करता है, अलग अलग काम के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर मेड, दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डीएनए। तो ये दो साइंटिस्ट लोगों ने एक मॉडल प्रिपेयर किया, बैक्टीरिया के सेल में डीएनए के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है, बैक्टीरिया के सेल में डीएनए के मदद से प्रोटीन सिंथेसिस फॉर इट्स फंक्शंस, फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी फंक्शंस कैसा बनता है, उसका एक मॉडल ये दो साइंटिस्ट लोगों ने, फ्रांकोइस जेकब और जैक मोनार्ड मिलके बनाया। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। डीएनए के अंदर कुछ कोडिंग्स है, कुछ कोड्स है, जिसके वजह से जो जिम्मेदार है, जो कोड्स जिम्मेदार है हमारा जेनेटिक क्वालिटीज़ के लिए, या जो जेनेटिक क्वालिटी हमारे पेरेंट्स से और हमको मिलता है, या कोई भी जो प्रोसेस होते हैं उससे रिलेटेड, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये डीएनए। डीएनए के अंदर के कुछ कोडिंग्स, तो आप कंप्यूटर का वगैरह देखोगे तो पता चलेगा, उसके अंदर का हर एक फंक्शन कुछ कोडिंग से, कुछ कोड से जुड़े हुए हैं। इवन जो लिफ्ट चलता है ऊपर नीचे, वो भी कुछ कोडिंग से होता है, उसका भी फंक्शन कुछ कोडिंग से होता है। तो इसी तरह हमारा डीएनए के अंदर भी कुछ कोडिंग्स होता है। तो ये जो डिस्कवरी के वजह से, या ये जो मॉडल इन दो साइंटिस्ट लोगों ने बनाए, इसके वजह से डीएनए के अंदर का जो हिडन कोड्स है, जो तभी तक मालूम नहीं था, वो जो कोडिंग, वो कोड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी अनकवर हुआ, यानी रिवील हुआ, दुनिया के सामने खुल गया। Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. वैसा जो नया टेक्नोलॉजी डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टेक्निक का स्टडी स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत ही तरक्की कर लिया। The science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial processes in which microbes are used. ये एक पॉइंट को ध्यान देना, ये जो जेनेटिक्स का स्टडीज़ है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या हेरिडिटी पर जो साइंस है, जो स्टडीज़ है, ये क्या क्या मेन काम आया या आज भी काम आते हैं। First one, it is given here as diagnosis. What do you mean by diagnosis? Diagnosis means finding out which disease is. Means a person is attacked by which disease. कौन सा बीमारी है, बीमारी को पहचानना, आइडेंटिफाई द डिसीज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। बीमारी को पहचानने में ये हेरिडिटी का साइंस हमें मदद करता है। ट्रीटमेंट, आफ्टर डायग्नोसिस दैट डिसीज शुड बी ट्रीटेड, वो डिसीज को क्या करना पड़ेगा? ट्रीट करना पड़ेगा और उसे दूर करना पड़े बॉडी से। तो इसका भी ये प्रोसेस के लिए भी मदद हुआ साइंस ऑफ हेरिडिटी की वजह से। एंड देन प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसीजेस या डिसऑर्डर्स। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स यानी जो पैदाशी जो बीमारियां होती हैं, जो हेरिडिटरी डिसीजेस है, जो हमारे जीन के जो चेंजेस होने के वजह से जो बनने वाले बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया एक हेरिडिटरी डिसीजेस है, और डाउन सिंड्रोम दूसरा एक हेरिडिटरी डिसीजेस है। ऐसे बहुत सारे हेरिडिटरी डिसीजेस होते हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं। इसको रोकना, यानी बच्चे अगर जन्म होने से पहले कुछ टेस्टिंग की वजह से पता चलेगा कि जो माँ के जो पेट के अंदर पलने वाला जो बच्चा है, वो बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसके बॉडी में, उसके जीन में क्या क्या मिसमैच हो गया है, या क्या क्या डिसकनेक्शन हो गया है, ये जिस वजह से जो बच्चा जब जन्म लेंगे तो क्या क्या डिसऑर्डर लेकर पैदा होगा।
ये पहले ही पता चल जा सकता है, और इसको ऑलरेडी ट्रीट करके वो होने वाला जो था वो डिसऑर्डर, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको हम दूर कर सकते हैं. So that is another plus point of this genetic engineering. And then production of hybrid varieties of animals and plants. अभी एक एनिमल का जीन में से, डीएनए में से एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जीन, बहुत सारे जीन्स का जो ग्रुप होते हैं इसको जीनोम कहते हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक क्वालिटी का जीन को निकालकर दूसरे एक एनिमल के जीन में या एनिमल के डीएनए में या सेल में डाल देंगे, तो ये जीन उसके सेल में जाने के बाद वो जीन को वो सेल रीड करेगा, यानी वो सेल उसको एक्सेप्ट करेगा, समझ लेगा उसके अंदर का कोडिंग क्या है, और वो उसी का ही जीन जैसा एक्ट करने लगेगा, और उसके बॉडी में वो काम करके जो न्यू चेंजेस जो होता है, वो हम जिस तरीके का चेंजेस चाहकर उस जीन का पार्ट को, जीन को उसमें डाल दिया, वो क्वालिटी का ऑर्गेनिज्म बनकर मिलेगा. यानी अभी समझो हमारे पास एक प्लांट है, एक आम का झाड़ है, वो फल तो देते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे कीड़े आते हैं, तो हमें इसको हटाना है, ये कीड़े का जो आना जो है उसको बंद करना है हमें. तो क्या करेंगे, हम दूसरा कोई एक प्लांट का जो जीन है, जिस जीन का क्वालिटी है कि वो जीन जिसमें हो उस पर कोई भी किस्म का कीड़े नहीं आ सकते, तो वो जीन का वो उतना पार्ट का जो जीन है वो जीन निकालेंगे, और जो दूसरा प्लांट है जो बहुत सारे आम देने वाले होते हैं उस प्लांट के सेल में डालेंगे. ओके, तो जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो नया प्लांट में मिलेगा, यानी उसमें फल भी आएंगे बहुत सारे और उस पर कीड़े नहीं आएंगे. और भी हमारा बहुत सारा एग्जाम्पल्स ऐसा है, एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया से भी इस तरह कुछ स्पेसिफिक जीन निकालते हैं, और वो जीन कुछ और एनिमल में, प्लांट में वगैरह इंसर्ट करेंगे, यानी डाल कर देंगे, और वो जो एनिमल है या वो जो प्लांट सेल है वो जीन को रीड करेंगे. इट विल रीड दैट न्यू जीन एंड प्रोड्यूस बैक्टीरियल प्रोटीन इन दैट एनिमल और प्लांट. बैक्टीरिया का जीन इंक्लूडेड किया है ना, तो वो बैक्टीरिया का प्रोटीन उस प्लांट में या फिर उस एनिमल में वो प्रोड्यूस करेंगे. तो ये सब एक्चुअली बहुत सारे यूसेस के लिए होते हैं, क्योंकि इस तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईल्ड देते हैं. ईल्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, नॉर्मल हिस्से से ज़्यादा, नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा. ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का और ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोडक्शन देते हैं. ओके और कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ प्लांट में बहुत सारे कीड़े अटैक करते हैं, तो उसमें भी इस तरह जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के बाद ऐसा होगा कि उस, मेनली एक एग्जांपल में देते कॉर्न, जो मक्के का झाड़ है, और उसमें ऐसा क्रिएट किया है, ऐसा मॉडिफाई करके न्यू काइंड ऑफ कॉर्न्स बनाए हैं जिसके पत्ता अगर ये कीड़े खा लिए, मतलब बहुत सारे पेस्ट जो झाड़ के पत्तों को खा के उसको ख़त्म करते हैं, अगर वो कीड़े ने वो उसमें से थोड़ा भी एक पत्ता खा लिया तो क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी डेंजरस या टॉक्सिक फॉर दैट पेस्ट. उस पेस्ट के लिए वो पत्ते बहुत ही टॉक्सिक होता है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर ह्यूमन, इंसान के लिए लेकिन वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता. यानी हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड मारना, दवाइयाँ मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दवाइयाँ आफ्टर ऑल केमिकल्स होते हैं और वो फ्रूट में मिलकर हमारे अंदर ही वापस जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे. अगर ये जेनेटिकली अगर मॉडिफाई किया हुआ है, उसके जीन के अंदर ये क्वालिटी है और वो अपने अंदर अपने आसपास में कीड़े को आने देते नहीं है, तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट, और वो इंसान को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं. तो ये सभी पॉसिबल तब होता है जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे इम्प्रूव होता है. और एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो अभी जो ह्यूमन प्रोटीन, एक इंसुलिन नाम का आपने सुना होगा, जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके बॉडी में प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, इस वजह से शुगर का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता. तो हमें ऐसे लोगों को, यानी जिनके बॉडी में सफिशेंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते, जिनको डायबिटीज़ है, तो उनके बॉडी में आर्टिफिशियली इंसुलिन देना पड़ता है. खाना खाने से पहले इंजेक्शन वगैरह लेकर खाना खाने के लिए बैठता है, बराबर. तो ये जो इंसुलिन है पहले घोड़े के से वगैरह बनाया जाता था, लेकिन अभी वो भी बैक्टीरिया के थ्रू, नया एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीन को उसमें ट्रांसफर करके उसको ऐसा बनाया गया हुआ है. ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, यानी ह्यूमन जीन जो है जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, वो जीन इंसर्ट करके जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत सारे इंसुलिन प्रोड्यूस करके देंगे, और वही इंसुलिन है हमारे हॉस्पिटल्स में या मेडिकल स्टोर में वगैरह बोटल्स में हमें अवेलेबल है, जो जिसका इंजेक्शन हम लेते हैं.
तो ये सब बहुत सारे फ़ायदे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का या फिर हेरिडिटी का स्टडीज़ का। ओके, इसके अलावा इवन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी, इंडस्ट्री में यानी वाइन बनाने का प्रोसीजर या अलग अलग बहुत सारे काइंड ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, यहाँ पर सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज़ होती है, तो यहाँ पर भी जेनेटिक इंजीनियरिंग काम आता है। सो बच्चों, ये वीडियो में मैं इतना ही दे रही हूँ। हम तुरंत और एक वीडियो बनाएंगे और इसके थ्रू हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बाय बाय।